अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया एक मौसमियाती जंग की लपेट में है, जहां अमेरिका की 17 रियासतों में मनफी 40 डिग्री ने झीलों को पत्थर बना दिया और रूस में 16 फुट बर्फ ने बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया। वहीं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में कुदरत का जलाल इंसानी जानों के लिए इम्तिहान बन चुका है। चित्राल और सवात में बर्फानी तोदे जिंदगी का रास्ता रोके खड़े हैं। यह लहर सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं रही, पंजाब के मैदानी इलाकों से लेकर कराची के साहिलों तक यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। लाहौर इस वक्त शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज बंद हैं, बेशतर जगहों पर हद निगाह सिफर है। दूसरी तरफ कराची, जहां की सर्दी को कभी संजीदगी से नहीं लिया जाता था, आज वहां की यकबस्ता हवाएं शहरियों को घरों में महसूर कर चुकी हैं। ऐसे में हुकूमत ने इस सूरत हाल का हल सिर्फ औकात कार की तब्दीली में ढूंढा है। सिंध भर में स्कूलों को सुबह 9 बजे खोलने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या सिर्फ 1 घंटा ताखीर से स्कूल खोलना काफी है? पंजाब में छुट्टियों में तौसी कर दी गई, मगर क्या सिंध और कराची के नन्हे बच्चों को, जो इस शदीद लहर में नमूनिया और सीने के अमराज का शिकार हो रहे हैं, क्या तालीमी साल बचाने की फिक्र में इन मासूम जानों की सेहत को दांव पर नहीं लगाया जा रहा? आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम मौज़ूआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हैदर साहब, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताइएगा। मुल्क भर में जो सर्दी की शदीद लहर है, इस पे क्या अपडेट्स हैं? ये देखिए, बिल्कुल ये एक वेस्टर्ली मॉनसून की एक बारिश हुई थी। उसके बाद जो है वो काफी ठंड जो है वो हमारे जो भी पाकिस्तान से है गुजरी है, उसकी एक लहर थी। अभी भी हमारे जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है, जो मजीद जो है कपल ऑफ डेज के बाद वो शदीद हो जाएगी। और परसों से जो है वो बलूचिस्तान के हिस्सों में दोबारा एक दफा बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी होगा। और जो 28 तारीख तक नॉर्थ ऑफ केपीके और गिलगित और कश्मीर के एरियाज में कंटिन्यू रहेगा। तो इस वक्त जो है ना, कराची की जहां तक बात की जाए तो टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे कल से। और इसके बाद फिर अचानक फिर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ट्यूसडे को आफ्टर द रेन स्पेल, यानी बलूचिस्तान में जो कल होगा, उसके बाद जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री दोबारा गिरेगा और फिर ग्रेजुअली ये इंक्रीज होता जाएगा, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज का एक मुस्तकिल, फिर एक ही आर्जी लहर इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए, ये सीजन जो होता है इसी तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सिर्फ इतना इम्पैक्ट हो गया है कि हमारा जो वेदर एक्सपेक्टेड था वो पहले जो होता था वो 1 जनवरी से होता था, लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ है ये मिड ऑफ द जनवरी स्टार्ट हो गया है। तो ये 15 से 1 से 2 हफ्ते की जो है उसमें डिले पीरियड आ चुका है, जिसको हम वेदर पैटर्न ड्रिफ्टिंग कहते हैं। पहले ये कहा जाता था कि जनाब, बल्कि मुझे याद है गर्मियों में कि जितनी बुरी तरीके से गर्मी पड़ी थी, ग्लेशियर्स पिघले थे, फिर उसके बाद मॉनसून की बारिशें उतनी डेडली हुई, उतनी खतरनाक, और फिर ये कहा जा रहा था कि जनाब अब सर्दियां होंगी तो वो भी बड़े कड़ाके की होंगी। तो ये जो वेदर पैटर्न है इस वक्त, इसकी इंटेंसिटी क्या आप देख रहे हैं कि अब, क्योंकि कराची में इससे पहले बहुत कम इस तरह की सर्दी नोट की जाती थी जो इस वक्त देखी जा रही है लहर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं अब जो है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी, वेदर जो है वो बहुत ज्यादा, आप समझ लें कि चाहे वो गर्म हो तो वो गर्म ज्यादा होगा, ठंड हो तो वो ठंड ज्यादा होगी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। कई इलाके ऐसे हैं जो पहले गर्म थे, वो ठंड उसमें ज्यादा आ गई है। जैसे नोशकी के एरियाज में जो है वो
इस दफे बर्फबारी हुई है, वो एक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। बाकी कराची की बात करें तो 21 जनवरी को 2021 में जो है वो 6.5 यानी मिनिमम। सेंटीग्रेड भी नोट किया गया है। हम्म। तो ये मतलब पास्ट में होता रहा है, लेकिन जो WMO की रिपोर्ट है उससे ये अंदाजा किया गया है कि ग्रेजुअली लास्ट डिकेज में तकरीबन 1.5 डिग्री का फर्क आ चुका है दुनिया के ग्लोबल टेम्परेचर में ना। हम्म। तो ये मैक्सिमम हुआ है। और फिर ये मिनिमम भी जो है वो इसी तरह कुछ एरियाज में जो गर्म होते थे उसमें भी इसी तरह का इम्पैक्ट हुआ है कि वो माइनस में टेम्परेचर भी ऐसे ही इंक्रीज हुए हैं। ठीक। अच्छा, ये बारिशों का क्या फिर आप कहेंगे, क्या स्पेल कुछ नजर आ रहा है? कराची की अगर मैं बात करूं, लाहौर की अगर मैं बात करूं, बड़े शहरों की बात करूं। देखिए कपल ऑफ डेज जो है मतलब नेक्स्ट 27 तारीख को और 26 तारीख को जो है बलूचिस्तान से होता हुआ, सदर्न पंजाब से होता हुआ और फिर जो है वो KPK से गुजरता हुआ गिलगित बल्किस्तान और कश्मीर में जो है अच्छी खासी बर्फबारी होगी नेक्स्ट 28 तारीख तक। इसीलिए हम जो टूरिस्ट लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस महीने एहतियात से रहें। और जो कराची का वेदर है वो जो है ग्रेजुअली 1 डिग्री बढ़ता रहेगा, लेकिन 30 डिग्री से कम टेम्परेचर रहेगा टिल आपकी जो है 2 मतलब अगले महीने की 2 या 3 तारीख तक। अच्छा, यानी एक हफ्ता जो है इसी तरह की सूरत-ए-हाल रहेगी। लाहौर में वहां पे शदीद फॉग है, स्मॉग है, वो सूरत-ए-हाल कब बेहतर होती हुई नजर आ रही है अमीर साहब? देखिए फिलहाल तो वो ऐसा सच कोई नहीं नजर आ रही, क्योंकि जब तक वो बारिशों का कोई स्ट्रांग स्पेल नहीं गुजरेगा, ये क्योंकि सदर्न पंजाब को देगा, लेकिन जो अपर पंजाब है उसमें ये शायद पहुंच ना पाए। व्हाट अबाउट मरी एंड गलियात, जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। फिर हमारा जो मेट ऑफिस है, क्या वो कम्युनिकेट नहीं करता हुकूमत को, या हुकूमत जो है वो उसके ऊपर बर वक्त इकदाम नहीं करती? इससे 2021-22 में हमने देखा था, एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ था, लोग फंस गए थे और गाड़ियों में अब उनकी अमवात भी हुई थी। और अब हम देख रहे हैं कि अभी भी गाड़ियां वहां पर फंसी हैं, गो कि गवर्नमेंट उनको निकाल रही है, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो एक आप समझ के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए मैट के दरमियान और हमारे जो दीगर इदारों के दरमियान, उसका फुकदान नजर नहीं आता सर आपको? देखिए मैं किसी के ऊपर ब्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कि हमारी जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो हम तो ये वार्निंग पहले से ही दे चुके थे और से कह रहे थे कि 25 से 31 तारीख तक जो है वो बर्फबारी का एक स्पेल रहेगा, और मैक्सिमम जो स्पेल रहेगा वो 25 से 28 तारीख तक रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अमीर हैदर, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो सर्दी की शदीद लहर है बशमूल कराची और लाहौर, कराची जहां पर लोगों को इतनी आदत नहीं थी कि इस तरह की सर्दी है वो फील हो, कराची में कड़ाके की सर्दी है। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस शदीद सर्द मौसम में बच्चों की सेहत के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है कि सबसे पहला एक जो कोशिश होती है वालिदैन की, वो यही होती है कि बच्चों को किस तरह से महफूज रखा जाए इस एक्सट्रीम वेदर से। इसके ऊपर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मारूफ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर फसाहतुल्लाह हुसैनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त सर्दी की जो लहर है इसमें कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं, बिलखुसूस बच्चों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अगर हम देखें, एक तो फ्लू जो है वो तो एक आम बीमारी है जो तकरीबन बेइंतहा फैली हुई है, लेकिन इसमें जो मोहलिक बीमारी है वो निमोनिया है। और निमोनिया में बहुत ख़तरनाक हालात में बच्चे आ रहे हैं, और हमारे यहाँ भी अस्पताल में PICU में काफ़ी बच्चे दाखिल हुए हैं और अमवात भी हुई हैं। और स्पेशली
कुछ बच्चे जो थे वो खसरा में भी मुब्तला हुए, और खसरा के बाद जो निमोनिया होता है वो इंतहाई महलिक होता है। तो इस वक्त जो कराची की एयर क्वालिटी है वो ऑलरेडी बहुत ख़राब है। बैनुल अक़वामी तौर पे जो ग्रेडिंग होती है उसमें चंद सबसे ज़्यादा बदतरीन जो आलूदा शहरों में कराची भी शामिल है। और उसमें फिर जब सर्दी में इजाफा होता है तो रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। तो इस वजह से जो उसके इंसदाद है वो यही है कि बच्चों को जब बाहर निकाला जाए तो मास्क पहनाया जाए और गर्म कपड़े पहनाए जाएं, कंप्लीटली कवर्ड हों कि सर, उनके कान, दस्ताने भी पहनाए जाएं, मोजे भी पहनाए जाएं, गरम गरम कपड़े रहें। स्पेशली जब मोटरसाइकिल पे बच्चे स्कूल जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। मैं आ रहा था सर, मैं उस तरफ आ रहा था, लेकिन उससे पहले बुनियादी तौर पे मैं जानना चाहूंगा कि जो अलामात जो नमूनिया के हवाले से आप बात कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी जिसमें जरा एक जिसको आप कहते हैं कि एक सिग्नलिंग होती है वालिदैन के लिए कि बहुत कॉशियस अप्रोच, बुनियादी अलामात? देखिए, एक तो बुखार होता है, उसके बाद सांस में दिक्कत पैदा होती है। तो उर्फ आम में हम उसको कहते हैं कि पसली चलने लगती है, सांस के नथने फूलने लग जाते हैं और सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आने लगती है। बाज़ औक़ात नीलाहट भी पैदा हो रही होती है, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है और खांसी बेतहाशा हो रही होती है और बिल्कुल ब्रीदिंग की जो डिफिकल्टी है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इसमें अगर दमे का फैमिली में है और बच्चे में है तो उसमें तखसीस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आया ये एस्थमेटिक अटैक है कि निमोनिया का अटैक है। तो इसलिए उसको रूटीन ही लेना चाहिए। आमतौर पे ये होता है कि घर में ही नेबुलाइज वगैरह लोग कर लेते हैं और सांस की इलाज करके दवाएं दे के एक आध दिन उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं कि शायद ये सिर्फ सांस हो रही है। लेकिन जब देखें कि अनयूजुअली बच्चा जो है वो लेथार्जिक है, कमजोर हो रहा है और उसमें इस हद तक नकाहत हो रही है, को खाना पीना भी नहीं कर पा रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, छोटे बच्चों में अलामात ज्यादा जल्दी पैदा हो जाती हैं, तो फौरी तौर पे डॉक्टर्स को दिखाया जाए और उसकी जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन एस्थमा एंड निमोनिया जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली ये जो मिसहैंडलिंग है, ये जो ताखिर है, इसी की वजह से वो जो होती है जिसको कहते हैं कि नमूनिया बिगड़ गया था, वो ये इसी की वजह से होता है। वही कि जब वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज बन जाता है और लंग्स के एक बड़े हिस्से पे वो का असर हो जाता है, तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है, सांस लेने की जो स्पेस होती है लंग्स में, वो कम होती जाती है और उसकी वजह से जो है वो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ फिर बच्चा जाता है और वो फिर अगर रिवर्स ना हो। ठीक, तो डॉक्टर साहब, ये जो हाइपोथर्मिया जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत तेजी से गिरता है, तो इसकी सूरत में फौरी तौर पर क्या रेमेडी होनी चाहिए, क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, हाइपोथर्मिया में पहले तो जैसे बीच में मैंने गुफ्तगू की कि होना ही ना चाहिए, तो उसके लिए तो प्रिवेंशन है कि आप हर लिहाज से बच्चे को प्रोटेक्टेड रखें। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हाइपोथर्मिया हो गया है तो फिर फौरी तौर पे जो है वो गरमाई पहुंचाई जाए। अब गरमाई ये है कि हर घर में हीटर्स और ये तो सहूलत नहीं होती, तो कम से कम ये है कि गरम लपेट दें बच्चे को। कोई अगर का गरम जैसे तकिया है या कोई चीज है, उसको तवे पे किसी से भी जो भी घर में सहूलत है उस पे उसको थोड़ा सा गर्म करके या इस्त्री से गर्म करके वो तकिए या जो भी कपड़े हैं वो उनसे लपेटा जाए बच्चे को, और गरम ड्रिंक्स उसको पिलाई जाएं, जो भी चाय है, दूध है, ज्यादा गर्म चीजें उसको दी जाएं ताकि फौरी तौर पे उसके बैरूनी जिस्म भी वार्म हो और वो गर्म चीजें पिएगा तो इंटरनली भी उसको फिर वार्म मिलेगी। और ठीक, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बुनियादी चीज, कराची जाहिर है कि यहाँ पे सर्दियों को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। सर्दियां इनफैक्ट इतनी ऐसी होती भी नहीं है,
तो जो इम्यून लेवल है बच्चों का वो, और इस वक्त जो सर्दी पड़ रही है जाहिर है कि उससे मैच नहीं करता। ऐसे में अगेन जो हम आ जाते हैं, हमारे यहाँ जो स्कूल्स अब 1 घंटे लेट उनके टाइमिंग्स कर दिए हैं 9 बजे, क्या ये एक वाइज डिसीजन होगा इस वक्त एकेडमिक ईयर बचाने के लिए? 2-4 दिन अगर उनको रिलीफ ही दे दिया जाए तो ये एक वाइज जजमेंट नहीं हो सकता, एक वाइज फैसला नहीं हो सकता? नहीं, असल में 1 घंटा ताखीर करने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस 1 घंटे में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। और जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन मैंने जो खुद मैं फील कर रहा हूँ कि क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स और स्कूल टाइमिंग्स अब एक ही वक्त हो गए हैं, बिल्कुल। तो रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो कम्यूट करने का टाइम है वो बढ़ गया, और बच्चे का जो एक्सपोजर है आउटसाइड वो बढ़ रहा है। तो एक किस्म से ये निगेटिव रहता है, स्पेशली जो बच्चे ओपन मोटरसाइकिल्स पे या रिक्शा पे, या उनकी जो गाड़ियां हैं वो अगर एयर कंडीशन नहीं है, हीटेड नहीं है, हाँ। तो उनमें वो बच्चे जो आधे घंटे में पहुंच रहे हैं उनको अब 1-1 घंटा लग जाता है। तो वो ज्यादा स्कूल के रूम्स में जाके तो फिर भी उनको थोड़ा एक वार्म एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो ये डिसीजन काउंटर इफेक्टिव लग रहा है, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स और स्कूल टाइमिंग्स क्लैश हो रहे हैं, और आम तौर पे ये देखा गया है कि ज्यादा रश हो रहा है और कम्यूट करने में ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, यानी इसके ऊपर सोचा जा सकता था। दूसरी चीज बात हुई यहाँ पर गर्म रखने के हवाले से, तो इसमें हम देखते हैं कि हीटर का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में हीटर्स के हवाले से क्या, किस तरह की एहतियात की जरूरत है? देखिए, अब जो गैस हीटर्स हैं वो तो खैर आजकल तो गैस का प्रेशर ही नहीं है, लेकिन गैस हीटर्स आर वेरी डेंजरस, क्योंकि वो अगर खुले रह जाएं और गैस लीक हो जाए तो कमरे उमन क्योंकि बंद करके ही हीटर्स ऑन किए जाते हैं, तो उनमें तो आपने अक्सर वाकयात सुने हैं कि लोगों की हम बात हुई हैं गैस लीकेज की वजह से। अब ये कि इलेक्ट्रिकल हीटर्स यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते सर। इलेक्ट्रिकल हीटर कौन अफोर्ड कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट? जी हाँ, वही 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 बात है कि इस वक्त अब वो अंगीठी भी जलाई जाए तो कोयला भी खतरनाक ही है, क्योंकि चिमनियां तो अब होती नहीं है घरों में। तो अब यही हीटिंग का एक प्रॉब्लम है, तो यही कि एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स हों और वार्म क्लोथिंग्स हों, बच्चों को स्वेटर पहना के ही सुलाया जाए, मोजे पहना के, टोपी पहना के ही सुलाया जाए। लेकिन कहीं ओवर मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा जो है अगर उनको उड़ा दिया गया तो क्या ये चीजें भी खतरनाक हो सकती हैं, कहीं जरूरत से ज्यादा गर्मी? बिल्कुल, वो फिर पसीना बहुत आ जाएगा और ओवरहीट हो जाएंगे, बुखार चढ़ जाएगा। लेकिन वही असल में कराची में जो सर्दी होती है वो 2-4 दिन ही इसकी स्पेल आती है, और उसमें इनफैक्ट यही होता है कि आप थोड़ी देर अगर डबल, मेरे साथ भी होता है कभी, मैं 2 ब्लैंकेट्स अगर ओढ़ लूं तो फिर रात में गर्मी लगने लग जाती है, फिर वो एक हटाता हूं। तो वो मेरे मतलब ये बड़ा एक वेरिएबल चीज है कि इनिशियली आपको सर्दी लगने लगती है, लेकिन जब आप काफी देर वो पहने रहते हैं वो ब्लैंकेट्स और ये वो, तो फिर आपको फिर गर्मी लगने लग जाती है। सर डाइट भी बताइएगा, पर्टिकुलर इस मौसम में बच्चों के लिए ऐसी क्या खुराक हो जिसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी जो लेवल है वो जरा बढ़ जाए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाए। डाइट में वैसे तो जो रेगुलर खाते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा फैट जो है, उस बटर है और चीज है, ये चीजें ज्यादा खाई जाएं, और जो उसमें हॉट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स ड्रिंक्स हैं, और इस सर ये तो उन वालिदैन के बारे में भी बताइए जो जिनकी इस्तिताअत नहीं है चॉकलेट्स की। और लेकिन ये कि अब जो भी है, मतलब एग्स हैं आपके, फैट्स थोड़ी बढ़ा दिए जाएं, एग्स दिए जाएं, न्यूट्रिशन को जो है वो ओवरऑल इनहेंस करने की जरूरत होती है कि जो भी वो डाइट ले रहे हैं उसमें थोड़ा इजाफा किया जाए। और मतलब ये कि
घी है, ये सब चीजें जो फैट लेयर अगर बढ़ जाए बॉडी में तो वो एक इंसुलेशन का इफेक्ट करती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो फैट है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो उससे फिर ये कि सर्दी में थोड़ा बेहतर फील करते हैं। और सर्द ममालिक के लोग काफी फैट खाते भी हैं इस वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फसाहतुल्लाह हुसैनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। टच नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद ये जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं, किस तरीके से ये कमोडिटी मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, बिलखुसूस सोने की कीमतें किस तरीके से स्काई रॉकेटिंग हो रही हैं, और साथ ही साथ चांदी जो कि एक ज़माने में गरीब का जेवर कहा जाता था, आज वो गरीब तो क्या अमीर की भी दस्तरस में नहीं है। क्या मामला है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या सोना अब सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा? आलमी सियासत के बदलते रंगों ने पाकिस्तान में सोने को 5 लाख रुपए तोला की तारीखी सतह पर ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि आलमी ताकतें अपनी तिजोरियों में डॉलर के बजाय सोना क्यों भर रही हैं? एक तरफ मशरिक़ वस्ता और ताइवान के तनाज़ात आलमी मार्केट में आग लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चांदी खामोशी से $100 फी औंस से तजावुज़ कर चुकी है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या यह सोना खरीदने का बेहतरीन वक्त है, या अब कीमतें गिरने का इंतजार करना चाहिए? आलमी सियासत सोने की कीमत को कैसे कंट्रोल कर रही है, और सबसे बढ़कर यह कि चांदी क्यों अचानक सरमायाकारों की पहली पसंद बन गई है? इस वक्त हमारा सैयद उसामा रिजवी। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह ये जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त सोने की कीमतों को किस तरह एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, उनके ऊपर असरअंदाज हो रही है। उसामा। राम भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये सोना और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का लिंक है क्या, क्यों गोल्ड बढ़ रहा है और बाकी कुछ चीजें नहीं बढ़ रही। देखिए, दुनिया में दो मेन सेफ हेवन एसेट्स कहे जाते हैं, एक है यूएस डॉलर, दूसरा है गोल्ड। हाँ। इससे पहले जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस आई, इवन वर्ल्ड वॉर 2 को भी आप देखें, तो जो यूएस था वो उससे इंश्योर्ड था, वो उससे इंसुलेटेड था, वो उसका डायरेक्ट पार्ट नहीं था। यूएस एक स्टेबलाइजर का रोल प्ले करता था। लिहाजा दुनिया में हमेशा से डॉलर की बहुत ज्यादा टॉप पे रहा है, डॉलर एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू, फिर गोल्ड रहा है, फिर यूरो रहा है, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस बार जो मुख्तलिफ चीज ये हुई है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, इसमें एट द सेंटर ऑफ दिस यूएस इटसेल्फ है। यूएस की इकोनॉमी है। यूएस की इकोनॉमी के अगर मैं बहुत डिटेल्स में जाए बगैर बताऊं तो उसके फिगर्स भी कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डॉलर के अंदर थोड़ा सा इरोड हो रहा है। यूएस जब के आज से 10 साल पहले दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व 66% डॉलर्स के अंदर थे, अब वो 56% डॉलर के अंदर है। 10% कमी आई है उसमें। लिहाजा हम देखते हैं कि गोल्ड इसलिए इतना ऊपर चला गया कि लोगों ने डॉलर को छोड़ के गोल्ड की तरफ अपना रजू कर लिया है, और गोल्ड को एज अ शेड यूज कर रहे हैं बचाने के लिए अपने आप को इस अनसर्टेनिटी से। दूसरा, ये जो आपने सिल्वर का जिक्र किया था शुरू में, तो उस डॉलर को छोड़ के लोग फिर दूसरा प्रेशियस मेटल सिल्वर था, शुरू से था, बट पहले इतना ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं था। चूंकि डॉलर सेंटर ऑफ इंटरेक्शन बन गया इन सारे इश्यूज का, लिहाजा हमने सिल्वर के अंदर भी यही सेफ हेवन स्टेटस की इन्वेस्टमेंट भी देखे जा रहे हैं। और आगे आते हुए आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक ये और ज्यादा मजीद आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हम कोई इसमें बहुत बड़ा क्रैश देखेंगे, छोटी मोटी करेक्शन आती रहेगी, बट जो अनसर्टेनिटी दुनिया में चल रही है, मोर देन 61 स्टेट बैक्ड इश्यूज दुनिया के अंदर इस वक्त हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम कोई बहुत ज्यादा पीसफुल टाइम देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली। लिहाजा मुझे लगता है कि यहाँ पे दो सवाल है सर, यहाँ पे दो सवाल है। एक तो ये कि क्या जो इन्वेस्टर बेस होता है, जो आपके कमोडिटी मार्केट्स के अंदर हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका पोर्शन हमेशा देखा जाता था, लेकिन इस मरतबा जो है वो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो आके गोल्ड के अंदर अपने रिजर्व रख रहे हैं, एज ए सेफ हेवन उसको देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो चाहे वो टैरिफ वॉर हो या और कुछ हो, ये सब तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर ही कर रहे हैं ना। वो अमेरिका फर्स्ट का जब नारा लगाते हैं तो वहां पर अमेरिकन इंडस्ट्री को खड़े करने की बात करते हैं, इन अदर वे वो डॉलर की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। तो ये तो उल्टा हो रहा है सारा सब कुछ।
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली चीज देखें, गोल्ड या किसी भी कमोडिटी की दो तरह की प्राइस डिमांड होती है। एक ज्वेलरी डिमांड इन इन केसेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और दूसरी इन्वेस्टमेंट डिमांड। आपने जो बात की है, इस वक्त दोनों डिमांड्स बढ़ रही हैं। और सेंट्रल बैंक्स के अंदर पहले जो डिमांड बढ़ती थी गोल्ड की, उसमें रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप, मैं और हम सब लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा भरपूर हिस्सा लेते थे। बट सेंट्रल बैंक्स का हिस्सा इतना बड़ा हिस्सा नहीं था। रिसेंटली पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स पिछले 4 कंसेक्यूटिव सालों से गोल्ड बाय करते जा रहे हैं। सो मच सो, आप हांगकांग के बिलियनियर्स के रीसेंट बयानात पढ़े, काफी लोगों ने अपनी क्वार्टर ऑफ वेल्थ को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो एक गोल्ड रश शुरू हो गया हुआ है, लिहाजा हम ये प्राइसेस देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स का ट्रेंड कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्रिक्स की वजह से एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम कहना चाहिए, उसकी बुनियादें रखी जा रही हैं। तो उसके लिए भी लोग ज्यादा सोना इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसके अगेंस्ट बैकिंग हो। दूसरा पॉइंट ये कि आपने ट्रंप की बात की। देखिए, ट्रंप कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स यूएस के अंदर वापस आए। हम ये बात नहीं समझते कि यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसकी इकोनॉमी का 10 से 15% हिस्सा है। 60-70% तो सर्विसेज हैं। इवन सारी की सारी जॉब्स आ भी जाए मैन्युफैक्चरिंग की वापस, तो सर्विसेज इंडस्ट्री डोमिनेट करती है बहुत ज्यादा यूएस की इकोनॉमी को। तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ठीक नहीं। तीसरी चीज ये, अभी रीसेंट रिपोर्ट आई है, आप उसके स्टैटिस्टिक्स पढ़ें कि एक एक हाउस होल्ड ने यूएस के अंदर कितने $1,000, 1-1.5 से $2,000 ज्यादा खर्च किए हैं। टैरिफ्स को जो पे किया है वो यूएस के कंज्यूमर ने किया है। इसीलिए यूएस का कंज्यूमर जो सेंटिमेंट इंडेक्स है, मिशिगन यूनिवर्सिटी वो करती है रिलीज हर महीने, वो नीचे आता जा रहा है। स्मॉल बिजनेस इंडेक्स, स्मॉल बिजनेस यूएस का 48% इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी नीचे आ रहा है। एनएफआईबी स्मॉल बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स। तो रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है, हम चीजों को थोड़ा सा डिफरेंटली समझते हैं। नहीं, हम तो समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से ट्रंप साहब भी जो है उसको उस तरह से नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो एक क्योस जो है वो इंटरनल वहीं पे शुरू हो जाएगा। और आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हुए थे तो वो जो अमेरिकन थे उनका महंगाई के खिलाफ ही था ना। वो अपने अपने जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनके उनमें रिलीफ के लिए ही आगे बढ़े थे। ट्रंप का तो मेन मैंडेट ही ये था। जी, लेकिन देखें, अगर आप इसकी स्टैटिस्टिक्स देखें ऑफिशियल, वंस अगेन, महंगाई कम होना एक डिफरेंट चीज है। और ये पाकिस्तान के मामले में भी कहता हूं, ये देख, इस पे बड़े गौर से बात करनी चाहिए। हाँ। महंगाई की जिस शिद्दत से बढ़ रही होती है वो कम होना दूसरी चीज है। बिल्कुल। पाकिस्तान के केस में भी, यूएस के केस में भी, द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, जो महंगाई की जितनी तेजी से बढ़ रही थी वो कम हुई है, महंगाई इटसेल्फ कम नहीं बिल्कुल, हुई। ये बिल्कुल। यूएस में भी ऐसा है। तो ट्रंप जो है, देखें, ये भी एक और चीज है कि हमें जियो पॉलिटिक्स को भी समझना है। ये एक जिस तरह डेमोगॉग्स होते हैं, एक पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, वो उसी तरह सामने आया है। 1930s का दौर, इसके ऊपर हम काफी ज्यादा बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर आजकल। अगर आप 1930, 31, 32, 33 का दौर देखें तो उसमें और आजकल में काफी आपको रिजेंबलेंस नजर आएगी। अब टैरिफ्स का रेट देख ले, तब 20% पे चला गया, अभी भी 20-21% पे चला गया है। प्रोटेक्शनिज्म तब भी बढ़ गया, अभी भी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। तो मैं जरा थोड़ा सा इसको दोबारा उसी तरफ आता हूं। पाकिस्तान, यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 लाख तोला इस वक्त चांदी पहुंच गई है और सोना पहुंच चुका है। बात यह है कि जनाब, हमारे यहाँ तो रेगुलेटेड मार्केट भी नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई इतना हम उसको इंटरलिंक उस तरह से नहीं कर सकते। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, हम पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये जो डिमांड है, आप गोल्ड की डिमांड, ये सिल्वर की डिमांड, ये इन्वेस्टमेंट की डिमांड है। इंटरेस्ट रेट हमारा नीचे आ चुका है। वन दैट मींस कि बैंक से काफी ज्यादा जो पैसे बैंक्स में रखे गए थे वो भी अब बाहर आ चुके हैं। सीआईसी, करेंसी इन सर्कुलेशन, बड़ी है पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान में। अब वो या तो प्रॉपर्टी में जाएगी या किसी और चीज में जाएगी। प्रॉपर्टी की मार्केट आपको पता है, एफबीआर और इन सब मामलात की वजह से वो भी काफी ज्यादा स्क्रूटनी है। यानी यू मीन टू से कि इस वक्त लोग जो है पैसे से इस वक्त सोना खरीद रहे हैं, सोना खरीद के रख रहे हैं। लेकिन नॉन रेगुलेशन की वजह से लोग प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। जो असल, अगर गोल्ड सिल्वर की प्राइस इस वक्त 11,000 बनती है, आप जाके लें सुनियारे से, तो वो आपको कुछ 16,000 का दे रहा है, क्योंकि एक अपनी सेकेंडरी या थर्ड मार्केट खुल चुकी है इधर पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर ये ऑलरेडी आपको प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। बाद में नीचे आए ऊपर आए, इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट एक्चुअली। बट वंस अगेन, हम इसके बारे में इमरान भाई काफी देर से बात कर रहे हैं। रेगुलेशन और ये नेट के अंदर लाने वाली चीजें काफी अरसे से पेंडिंग है, और अनफॉर्चुनेटली लगता है ऐसे कि आगे भी थोड़ा बहुत ही पेंडिंग ही चलती रहेंगी। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा पर्टिकुलर होना चाहूंगा सिल्वर के बारे में, चांदी के बारे में। कहा यह जा रहा है कि जनाब, इस वक्त जो इंटरनेशनली सोलर इंडस्ट्री है, सोलर पैनल्स के अंदर, उनके अंदर काफी डिमांड है, और उसकी वजह से जो है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं वहां पर काफी डिमांड है। इस फैक्टर है।
देखिए इमरान भाई, पार्टली हाफ ट्रुथ। सिल्वर की डिमांड के भी और सिल्वर की प्राइस बढ़ने के भी दो तीन रीजंस हैं। पहली चीज ये कि अगर आप सिल्वर की ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले 4 या 5 सालों के अंदर कंसिस्टेंटली सिल्वर प्रोडक्शन के अंदर एक डेफिसिट है अगेंस्ट दी डिमांड ऑफ इट। दूसरी चीज ये बात सच है कि ईवीज भी बढ़ रही हैं। अब दुनिया में बिकने वाली हर 10 में से 3 या 4 गाड़ियां जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। सोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, पाकिस्तान उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज भी देखनी है कि क्या ये प्राइसेस ओवर इन्फ्लेटेड तो नहीं है, और ये ऐसा है। बैंक ऑफ अमेरिका की और दीगर इस तरह बैंक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो सिल्वर की अभी असल प्राइस बनती है सप्लाई डिमांड डायनामिक्स को देख के, वो $60 to $70 पर आउंस बनती है। लेकिन सिल्वर इस वक्त कुछ मुल्कों के अंदर 120 प्लस भी जा चुका है। फिजिकल सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं। यानी तो ये बात ये कि ये इन्फ्लेटेड प्राइस भी है, इसके अंदर जो है अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए तो जरा देखभाल कराए। और ये भी याद रखें कि 1980 में और इससे पहले 3-4 ऐसी वेव्स आ चुकी हैं जिसके बाद 70% तक की करेक्शन आई है बोथ गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त उसामा रिजवी हमारे साथ मौजूद थे और जियोपॉलिटिकल उसका इस वक्त जो कमोडिटी मार्केट्स है बिलखुसूस सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर जो असर पड़ रहा है और उसमें क्या एक कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, बिलखुसूस हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की, इसके ऊपर बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।